बहू आरती ने किचन में झांककर देखा तो उसकी सास खाना बना रही थी। तो बहू ने अपनी सास को आवाज देते हुए कहा, क्या खाना बन गया? खाना बन गया हो तो मेरे कमरे में ले आना। सास ने बहू को पलट कर देखा, फिर कहने लगी, खाना बन गया है बेटा, बस थोड़ी देर में लेकर आती हूँ, जल्दी से ले आइए, कहकर बहू अपने कमरे में चली गई। सासू माँ थाली में खाना लगाने लगी और लगा करके बहू के कमरे में गई। बहू खाना खाने लगी तो सास साथ में खड़ी हो गई। तो बहू बोली, अब खाना भी खाने दोगी या इधर ही खड़ी रहोगी? जाकर बाकी का काम भी कर लो। सास कमरे से बाहर निकल जाती है और किचन में फिर से आते ही जल्दी जल्दी काम करने लगती है। फिर थाली में खाना निकालती और अपने बेटे के लिए ले जाती। अजय नीता देवी का छोटा बेटा है जो कि दिव्यांग है, अपनी टांगों पर चल नहीं सकता है और बस अपनी व्हील चेयर पर बैठा रहता है। या जब बैठे बैठे थक जाता है तो बिस्तर पर लेट जाता है। नीता देवी उसके लिए खाना लेकर गई और उसे अपने हाथों से खिलाती है। उसके बाद वो खुद भी खा लेती है। नीता जी खाना खाकर हटी ही थी कि बहू की आवाज आती है, कहाँ गई? अब यह बर्तन भी उठा ले जाओ। बहू कहती है, अब मेरे लिए एक कप चाय भी बना कर ले आना, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो नीता कहती है कि ठीक है। फिर वो चाय बना करके बहू को दे देती है। किचन का सारा काम निपटाने लगती है, गैस को साफ करना, बर्तन धुलना। फिर अपने बेटे अमन के पास जाती है और उसके सर पर हाथ फेरती है। अमन कहता है, मम्मी अब कितना काम करती हैं, भाभी तो कुछ भी नहीं करती हैं, आप उनका सारा काम करती हैं, आप थक भी जाती होंगी। नीता देवी थके हुए गले से बोलती हैं, हाँ बेटा, बुरा नसीब है तो क्या कर सकते हैं, जब तक जीवन जीना है तो काम तो करना ही है। अंदर बहू यह सब बातें सुन लेती है और जाकर अमन को थप्पड़ जड़ देती है। अमन नीता जी रोने लगते हैं तो बहू कहती है, अगर जुबान को बंद नहीं रखा तो मुझसे बुरा कोई न होगा। तभी उसका पति बाहर निकल कर आता है और ससुर चंद्रभूषण भी आ जाते हैं। आरती उनकी तरफ इशारा करते हुए चुप रहने को बोलती है और दौड़ी पानी लेकर जाती है। 5 मिनट बाद अपने ससुर से खाने को पूछती है और दौड़ी दौड़ी जाती है, खाना टेबल पर लगा देती है। ससुर जी के आते ही बहू एक पैर पर खड़ी हो जाती है। नीता जी बैठी रहती हैं। दोनों बाप बेटे खाना खा लेते हैं। फिर वो अपने पति और ससुर के लिए सारे काम करती है। चंद्रभूषण जी की खुद की फैक्ट्री थी। बड़े बेटे को पढ़ाई के बाद अपने साथ ही बिजनेस में लगा लिया था, जबकि छोटा बेटा था वह घर पर ही रहता था। चंद्रभूषण जी एक सामाजिक और अच्छे व्यक्ति थे। बाहर से जितने कठोर थे, हृदय से उतने ही कोमल थे। जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी एक छोटी सी दुकान थी। धीरे धीरे उन्होंने बहुत बड़ा फैक्ट्री बना ली थी। वो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे और हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहते थे, किंतु जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए आर्थिक स्थिति होने के कारण भी अपने घर में किसी नौकर को नहीं रखा था। नीता देवी जी ने भी अपने पति का हर कदम, हर सुख दुख में साथ दिया था। इसी कारण वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। नीता देवी एक पढ़ी लिखी परंतु सीधी सादी घरेलू महिला थी। झूठ, फरेब, छल कपट, लालच करना, यह सब उन्हें दूर दूर तक नहीं भाता था। बस अपने काम में लगी रहती थी और अमन पर तो जान निछावर करते थे। चंद्रभूषण जी अपने दोनों बेटों से बहुत प्रेम करते थे, परंतु दोनों में से ज्यादा प्यार अमन को करते थे। चंद्रभूषण जी सुबह घर से निकल जाते हैं और देर रात तक लौटते हैं, इसलिए घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरह से चल रहा है, इसकी उन्हें भनक तक नहीं थी, क्योंकि उनके हिसाब से तो सब कुछ सही चल रहा था। उन्हें पता ही नहीं चलता कि पीठ पीछे उनकी बहू आरती उनके बेटे और पत्नी पर अत्याचार करती है, अपने सारे काम कराती है
अमन को मारती हैं और घर में सास से सारे काम करवाती हैं। अगर अमन कभी यह धमकी देता कि मैं पिताजी को सब बता दूंगा तो आरती उससे बहुत लड़ती झगड़ती, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन जैसे ही ससुर जी घर में आते, बहू एकदम से संस्कारी बहू का रूप धारण कर लेती। आज भी हर दिन की तरह ऐसा ही हो रहा था। अपने ससुर के आने पर वो एक पैर पर खड़ी हो गई थी। फिर चंद्रभूषण जी अमन के कमरे में जाते हैं और बड़ा बेटा अपने कमरे में चला जाता है। पीछे पीछे आरती भी अपने कमरे में चली जाती है। चंद्रभूषण जी पहले अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं, फिर अमन की तरफ। फिर कहते हैं, क्या बात है अनीता, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वो थकी सी दिखाई दे रही हो, आजकल कोई बात भी नहीं करती। मैं रोज देखता हूँ तुम दोनों ऐसे ही नजर आते हो। मुझे बताओ किस चीज की कमी है तुम्हें? कोई दुख हो तो बताओ। तुम दोनों की खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन तुम दोनों खुश नहीं दिखाई देते। नीता और रमन एक दूसरे को देखने लगते हैं। नीता की आंखों की भाषा अमन को मना कर देती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोई कष्ट नहीं है। आप पूरे दिन फैक्ट्री में थक जाते हैं तो इसलिए आपको ऐसा लगता है। फिर दोनों के सर में तेल लगाती हैं और दोनों लोग सो जाते हैं। फिर वो अपनी अलमारी खोलती है और उसमें से एक डायरी निकालकर उसमें लिखना शुरू कर देती है। उसके बाद उसी डायरी को उधर ही छुपा कर रख देती है। किसी को पता नहीं होता है कि वह डायरी लिखती है। अगले दिन सुबह नीता उठकर पूजा पाठ के काम में लग जाती है। जब तक चंद्रभूषण जी उठते हैं तब तक बहू भी सोती रहती है। उनके उठने के बाद बहुत जल्दी से काम में लगने का नाटक शुरू कर देती है और उन सब के जाते ही वह उन दोनों को टॉर्चर करना शुरू कर देती थी। बहू ने अपनी सास और देवर का जीना हराम कर रखा था। उसका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन नीता को रोटी बनाने में देरी हो गई तो बहू ने सास का हाथ गर्म तवे पर रख दिया। नीता जी की चीख निकल गई। अमन माँ की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आया और कहने लगा कि भाभी, आज मैं पापा को जरूर बताऊंगा कि आपने मम्मी का हाथ जला दिया है। तो बहू देवर को थप्पड़ मार देती है। नीता अपने बेटे के पास दौड़ी जाती है और उसे सीने से लगा लेती है। माँ बेटे दोनों बहुत रोते हैं। आरती उन्हें धमकी देती है कि कोई भी किसी को कुछ नहीं बताएगा कि वह अपने कमरे में चली जाती है। अमन कहता है, मम्मी आप मेरे कारण इतने कष्ट मत सहो, आप मुझे मर जाने दो। आज पापा को सब बता दीजिए, वैसे भी भाभी हमें जीते जी ही मार रही हैं। नीता अपने बेटे को गले लगाकर रोती हैं और कहती हैं, बच्चे तू क्यों अपनी जान देगा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। तभी चंद्रभूषण जी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। ससुर के अंदर आने से पहले ही आरती पानी लेकर खड़ी हो जाती है। खाना वाना सब लगा देती है। खाना खाने के बाद चंद्रभूषण जी अमन के कमरे में आ जाते हैं। कमरे में आने पर चंद्रभूषण जी की नज़र नीता देवी पर पड़ती है। उनके जले हाथ देखते हैं और अमन के सर पर पड़ती है तो वो एकदम से चौंक जाते हैं और पूछते हैं, यह सब कैसे हुआ? तो नीता देवी बहाना बना देती हैं कि गलती से जल गया था और अमन मेरी आवाज़ सुनकर गिर पड़ा था। चंद्रभूषण जी सोचने लगते हैं। नीता जी फिर से तेल लगाकर अपने बेटे को सुला देती हैं और अपनी डायरी निकालकर उसमें कुछ लिखने बैठ जाती हैं। डायरी में लिखकर फिर उसे रख देती थी और वो सो जाती थी। किंतु आज चंद्रभूषण जी सोए नहीं थे। उन्हें शक हो गया था तो अपना शक दूर करने के कारण आज वह जागते रहे और अपनी पत्नी के सोने का इंतजार करते रहे। पत्नी के
सोते ही चंद्रभूषण जी उठे और 1-2 मिनट तक सोचने के बाद अलमारी के नीचे की तरफ रैक बनी हुई थी, उसमें हाथ डाल करके एक डायरी निकाली। उस पर लिखा था, मेरी जिंदगी का सफर। आज मेरे पापा मेरे लिए साइकिल लेकर आए, मैं आज बहुत खुश हूँ। चंद्रभूषण जी के चेहरे पर मुस्कान आई। उन्हें आगे पढ़ने की इच्छा हुई तो जल्दी से जमीन पर ही बैठ गए और आराम से डायरी पढ़ने लगे। उस डायरी में नीता ने अपने जीवन के अच्छे बुरे सारे अनुभव लिखे हुए थे। नीता जी को बचपन से डायरी लिखने का शौक था। उन्होंने चंद्रभूषण जी को इस बारे में बताया भी नहीं था क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था डायरी लिखना, किंतु उन्हें इतना मालूम नहीं था कि नीता ने डायरी में लिखने का इतना उत्साहित था कि नीता को डायरी लिखने का इतना उत्साह था। फिर वो 30 दिन पढ़ते पन्ने पलटते रहे और पढ़ते रहे। बचपन की यादें पढ़ पढ़ कर मुस्कुराते रहे। फिर अपने नाम का जिक्र पढ़ बहुत खुश हुए। खुशियाँ ही खुशियाँ थी। आज बड़े बेटे की शादी का दिन है। इसके बाद से पढ़ते पढ़ते चंद्रभूषण जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसमें नीता जी ने आरती के हर एक अत्याचार का वर्णन किया, जिसको पढ़कर चंद्रभूषण जी के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखों से बराबर आंसू निकले जा रहे थे। आज बहू ने मेरा हाथ गर्म तवे पर रख दिया और मेरे बच्चे के सर पर भी दे मारा। हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो। चंद्रभूषण जी अपनी पत्नी और बेटे से इतना प्यार करते थे और उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा था, इस बात की मुझे भनक तक नहीं थी। इस बात को सोचकर वह बहुत पछता रहे थे। फिर उन्होंने डायरी को वापस उसी जगह पर रख दिया और अपनी पत्नी के पास बैठ गए। उसको प्यार भरी नजरों से देखते रहे, उसके सर पर हाथ फेरते रहे। फिर रमन के कमरे में गए और उसके सर पर हाथ फेरते रहे और बहुत प्यार करते रहे। अब उनकी आंखों में गुस्से की ज्वाला दिख रही थी, किंतु उन्होंने अपनी ज्वाला को ठंडा किया और समझदारी से काम लिया। पूरी रात में 1 घंटा मुश्किल से सोए होंगे। सुबह उठे तो बड़े बेटे से बोले, बेटा आज फैक्ट्री की छुट्टी है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। आज मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता हूँ, तो ऐसा कर बहू को लेकर कहीं घूमा। बेटा बहू को तो बस मौका ही चाहिए था। यह सुनते ही मानो मन में लड्डू फूटने लगे थे। दोनों जल्दी जल्दी तैयार हुई और निकल गए। चंद्रभूषण जी ने अपनी पत्नी के हाथ पर बहुत सारे रुपए रख कर बोले, यह लो तुम शॉपिंग कराओ, जो लाना है दिल खोल कर लाओ और अपनी सहेली सीलू के इधर हो आना। नीता जी मना कर रही थी, किंतु उन्हें जबरदस्ती भेज दिया। घर के सब सदस्यों को बाहर भेज दिया और अमन को एक दिन के लिए उसकी मौसी के घर भेज देते हैं और बहुत कम समय में जल्दी जल्दी घर में बहुत सारे सिक्योरिटी कैमरे लगवा देते हैं। शाम तक सब वापस आ जाते हैं और अमन भी आ जाता है। चंद्रभूषण जी अपने और नीता जी के लिए खाना बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। तीनों खाना खा लेते हैं और रोज की तरह सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं और आकर रात में सो जाते हैं। अगले दिन से घर से जाते ही आरती अपने असली रूप में आ जाती है और देवर पर प्रतिदिन की तरह अत्याचार करना शुरू कर देती है और यह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। आरती, नीता देवी जी और तीनों को ही इस बारे में कोई खबर न थी। आरती इस बात से बेखबर अत्याचार करती रही। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। अभी तक तो चंद्रभूषण जी ने अपनी पत्नी की डायरी ही पढ़ी ही थी, तो उनके अंदर इतना गुस्सा था। जब अपनी आंखों से देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। जब सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया तो चंद्रभूषण जी पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पुलिस से इस पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा, ताकि आगे से कोई भी बहू अपनी सास से छोटे सास या छोटे से ननद या देवर पर कोई अत्याचार न कर सके। और घर आ गए। कुछ समय पश्चात लेडीज पुलिस आकर आरती के हाथों में हथकड़ी डाल देती है। आरती चौंक जाती है।
और पूछती है, मैंने किया क्या है यह सब? किस वजह से मेरे हाथों में हथकड़ी डाली है आपने? तो चंद्रभूषण जी घर की टीवी पर वहीं कैमरे की रिकॉर्डिंग चला देते हैं जिसमें आरती अपनी सास और दिव्यांग देवर पर अत्याचार कर रही होती है। उसको देखकर आरती की रूह कांप जाती है। नीता देवी के तो होश ही उड़ जाते हैं। कार्तिक को अपनी पत्नी के लिए दया आती है तो अपने पिताजी को कहता है, पिताजी यह सब क्या है? क्या ड्रामा है? आप घर की बहू को इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। चंद्रभूषण जी कान के नीचे खींचकर दो मारते हैं। तभी वहां पर वकील आ जाता है। उन्होंने पुलिस स्टेशन से ही फोन कर दिया था। मैं अपनी पत्नी और बेटे पर हुए अत्याचार का बदला खुद ले सकता था, पर मैंने कानून को अपने हाथ में लेने की बेवकूफ़ी नहीं की। मेरी पत्नी और बच्चे का क्या होगा, इसलिए मैंने तेरी घटिया पत्नी को पुलिस के हवाले करना ही सही समझा। इसने मेरी जान से ज्यादा प्यारी पत्नी और बेटे के साथ जो किया, उसके बदले में मैं उसका गला भी दबा सकता था, लेकिन मैंने ठंडे दिमाग से काम लिया और घर में मैंने कैमरे लगवा दिए। मेरी पत्नी नीता और अमन को जान से मारने की धमकी दे दी थी। अब तुझे कानून से बचने के लिए समय, पैसा और जीवन सब चाहिए होगा। अब सहना पूरी जिंदगी तू जेल में। यह सुनकर आरती और कार्तिक रोने लगते हैं। कार्तिक कहता है, पिताजी अत्याचार आरती ने किया है, मैंने नहीं। आप इसे ही जेल भेजो, मुझे अपने साथ रखो। मैंने तो कुछ नहीं किया। आरती अपने किए पर शर्मिंदा थी। वो माफी मांगती रही, किंतु उसे न माफी मिली। पुलिस अरेस्ट करके ले गई और चंद्रभूषण जी ने वकील के साथ अपनी वसीयत तैयार की, जिसमें लिखा गया कि जब तक वह जीवित है मेरी पत्नी हमारी जिम्मेदारी है, किंतु अगर हम दोनों में से कुछ हो जाता है तो हमारी फैक्ट्री का इकलौता वारिस मेरा छोटा बेटा होगा। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि अगली कहानी की वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।